2 3 4 5 6 8 अटेम्प्ट जो भी मतलब मिनिमम मैक्सिमम होता है, उस दौरान अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सबसे बेसिक क्या होना चाहिए बच्चों को? कि जब आप पहली बार आए थे तब आपने कहा था कि हमको आईएएस बनना चाहिए। आईएएस बनना क्यों? मतलब देश की सेवा करने के लिए, एक स्टेटस सिंबल के लिए। अगर आज इस एपिसोड को कोई बच्चा देख रहा है तो मैं तो उससे कहता हूँ कि 3-4 रीजन होने ही नहीं चाहिए। पहले तो सूरत, जहां के लोग टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, अब यहां से आईएएस और आईपीएस भी बन रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अब सूरत में भी मुमकिन है। मिस्टर कौशल बुबना, आज हमारे 7th एपिसोड में, री इन्वेंट के 7th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और के आईएएस कोचिंग सेंटर के फाउंडर भी है, तो उससे स्टार्ट करिए। जी धन्यवाद। सूरत हमारे पिताजी आए थे सर जी। आई थिंक 1988-89 में, और पर मेरा सूरत आना नहीं हुआ। उसके बाद मेरी पैदाइश जो है वो बिहार की है। अरे वेरी गुड। तो उसके बाद जब उनका यहाँ पर माइग्रेट होना हुआ, तो उसके बाद से मेरी पढ़ाई हमेशा सूरत से बाहर हॉस्टल्स में ही हुई है। 5 साल की उम्र में मैं हॉस्टल चला गया था। So I have spent a good 5 years of my life in Kurseong, which is a place near Darjeeling. नर्सरी से 3rd तक वहाँ था। क्या बात है। हाँ, फिर 9 साल मैंने बड़ौदा में स्कूलिंग की, फिर पुणे से इंजीनियरिंग किया, 18-20 महीने बैंगलोर मैसूर में जॉब हुआ, फिर मैं गया दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। देखिए, मैं अभी ये कोचिंग में तो बाद में आता हूँ, मतलब लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मतलब कि आप शुरू से ही, मतलब फादर का ये था कि आपको बाहर पढ़ाना है, या आपके मन में भी था कि मुझे बाहर रहना है? सर, 4-5 साल के बच्चे का तो मन में क्या ही होता है, बट जब मैं बड़ा हो गया तब मैंने मेरे पिताजी से पूछा था ये सवाल। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी की काफी इच्छा थी, और उसके बाद मेरे पापा, मेरे चाचा जी, उनका भी ये था कि भाई हॉस्टल वगैरह में पढ़ना चाहिए। और एक और उसका ऑनेस्ट एस्पेक्ट भी है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह से बिलोंग करते थे जहां पर अच्छे स्कूल्स वगैरह नहीं थे, और उसे बहुत ही करीब में, आई एम ऑलमोस्ट टचिंग 40 नाउ, तो 40 इयर्स बैक हिल्स पे जो ये बोर्डिंग स्कूल्स होती थी, इनका एक यूनिक सा चार्म था। तो उस वजह से हमेशा ये रहता था कि भाई पढ़ा सके तो वहां पर एक बार बच्चे को भेजना चाहिए। तो आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और मेरे हिसाब से अगर एक बच्चा अगर 4-5 साल की उम्र में बाहर चला जाता है, उसके बाद आई थिंक वो अगर चेंज भी करता है तो फिर वो हॉस्टल ही जाता है, फिर वो हॉस्टल ही जाता है। शायद ऐसा ही होता है, शायद। आपने जैसे बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स किया था मैंने, पुणे से इंजीनियरिंग कंप्लीट की जी, और उसके बाद कैंपस से ही प्लेसमेंट हुआ था। जी जी। और इन्फोसिस में मेरी ज्वाइनिंग आई थी। अच्छा। तो इनिशियल लेवल पर यही सिविल सर्विसेज वाला जो आपने एकेडमी वाली बात की, मैंने कहा मेरी पैदाइश बिहार की है, वहाँ खून में होता है। हाँ, और खून से ज्यादा लोगों के लफ्जों पे होता है कि क्या कर रहे हो, आईएएस वाईएएस कुछ करो। तो मैंने काफी साल सुना था। तो इंजीनियरिंग के बाद एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि तभी तैयारी शुरू कर दूं। कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो एक बार ये देखने की भी इच्छा थी कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसा होता है। अपना जो पर्सनल इंजीनियरिंग का नॉलेज था उसको भी टेस्ट करने की इच्छा थी। जी जी। और फादर इज वेरी वेरी सपोर्टिव टिल डेट। तो उनका हमेशा ये कहना था कि कोई बात नहीं, देर से चालू करना, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हें ठीक लगे, अंदर से कॉल आए, तब तुम स्टार्ट करना। सो आई टुक दैट टाइम, वर्कड विद कॉर्पोरेट्स फॉर अ व्हाइल, एंड फिर दिल्ली गए, फिर तैयारी की। और आज मुझे लगता है कि जब मैं इस एकेडमी को चलाता हूँ तो मैंने इन्फोसिस में कुछ चीजें सीख रखी थी, बिकॉज NRN हम बुलाते थे उनको, नागवर रामराव नारायण मूर्ति साहब। तो उनसे हमने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स तब सीखे थे। तो आज उनमें से कुछ चीजें हम अप्लाई। आप दिल्ली में कितने दिन रहे? मतलब ये जो 4-5 साल रहा। 4-5 साल। और यूपीएससी के एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट ले सकता है, तो मेरे 6 के 6 अटेम्प्ट हो गए ऐसे। सो आई थिंक फिर आपको, मतलब जो देखिए, एक तो बिहार फिर बिहार के बाद इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद वो वापस 6 साल जो है पूरे सारी तैयारियां यूपीएससी की।
तो वहां से मतलब आपके मन में एक जुनून आया कि मतलब चलो मैंने तो नहीं किया, हाँ लेकिन मैं दूसरों के लिए करूंगा। कैसे प्रेरणा कैसे मिली फिर? मतलब देखो क्या होता है ना, आदमी के मन में एक हो जाता है यार ठीक है मेरे को बच्चे तैयार करने हैं, मैं चलो नहीं कोई बात नहीं, आज मैं आईएएस तैयार करूंगा। उसमें सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, जी जब यूपीएससी की एक आयरनी है, जी जी वो आयरनी ये है कि बढ़ती उम्र के साथ फेलियर आता है। जी तो बढ़ती उम्र के साथ जब फेलियर आता है तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में जब फेलियर आता है तो वो 26 27 28 की उम्र होने लगती है। जी तो उस टाइम पीरियड में ना उस फेलियर की एक्सेप्टेबिलिटी पर्सनल लेवल पर भी थोड़ी लो होने लगती है और सोशली भी थोड़ी सी घटने लगती है कि अरे तुम पास नहीं हो रहे, तुम पास नहीं हो रहे। तो मुझे उसमें पास नहीं होने के बाद तो कभी ये नहीं लग रहा था कि चलो मैं नहीं बना बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत लो फेज आता है। बट आई एम एन एक्सीडेंटल टीचर। मैं सूरत वापस आया तो मैं ये एक्सप्लोर करने लग गया था कि अब मैं क्या करूँगा। जी टेक्सटाइल का शहर है, पिताजी भी टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे, तो मैं टेक्सटाइल्स में जाने लगा। पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर ये सब इतना पढ़ा हुआ था कि वो सारी चीजें टेक्सटाइल्स में कहीं अप्लाई नहीं हो रही थी। हाँ, वो मीटर और धागा और वो सब समझ में नहीं आता। हाँ, कोशिश किया काफी दिन। मैंने सोचा कि चलो आई थिंक द डेस्टिनी इज सच कि अब यही करना है। और फिर मैंने कहा कि मैं एक एक्सीडेंटल टीचर हूँ। तो तब सूरत में एक चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर हुए थे। ही इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम प्लेस एज यू ओरिजिनली बिलोंग टू, गाजीपुर। अरे वाह वाह, क्या नाम था उनका? मिस्टर केपी सिंह। अरे वाह। तो उनकी ये वाली थॉट प्रोसेस थी जो आपने कही कि भाई आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ एज एन IRS, सो आई ऑल्सो वांट टू गिव बैक। तो हमारी मुलाकात हुई तो सर ने मुझसे पूछा कि पढ़ाओगे? तो मेरे फैमिली में शिक्षक अध्यापक जैसा कोई वो रहा नहीं है। हमने कहा कि सर मतलब मैंने कभी पढ़ाया नहीं है बट मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरा ज्ञान ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कल आओ, एक दिन देखते। जी आई वेगली रिमेम्बर, आई थिंक 4-5 लोग थे क्लास में तब। ओ, और मैं गया क्लास में तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई क्या पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा सर हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। सर ने मुझे कहा था 2 घंटा पढ़ाना, कम से कम यार 2 घंटा तो बच्चों को पढ़ाना। घड़ी देखा नहीं, 3-3.5 घंटे हो गए। मुझे लगा यार हो गया मेरा पढ़ा के, अब मेरा क्या काम है। तो उसमें से एक आध बच्चे ने बोला कि सर कल आएंगे। हमने उससे पूछा यार हम कल क्यों आएंगे? बोले सर आइए ना कल। आई थिंक दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड कि कल आना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या पढ़ना है बताओ? तो बोले सर यहाँ जहाँ पे रोके वहीं से कल स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं और तो ये हिस्ट्री पढ़ाई पहले थी आपने। तो सर आई थिंक उसके भी पीछे का वो होता है ना, देयर आर डेस्टिनीज जो भगवान जी, जी, डिसाइड जी। करके भेजता हाँ, है कि एक पॉइंट उसका के मैं बाद बहुत मैं तो बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि एक्चुअली जो लाइफ है ना, लाइफ जो है हम सोचते बहुत कुछ है और हर आदमी सोचता है, हर आदमी का एक ड्रीम होता है, बट इट इज प्री डिफाइंड। हाँ हम हार्ड वर्क करते हैं और हमको भगवान को जहाँ लेके जाना है ना हाँ उधर लेके जाता है। हाँ आपको उधर IAS से IAS कोचिंग में लाना था इंजीनियरिंग के। आज मैं खुद भी सोचता हूँ तो यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट और इंजीनियरिंग करने के बाद आज मार्केटिंग का हेड हूँ, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। हाँ तो ये डेस्टिनी है। और देखो हार्ड वर्क और कमिटमेंट होता है ना तो ऑलवेज सक्सेस हर जगह मिलती है। हाँ उसके लिए फिर फील्ड कोई मायने नहीं रखती। हाँ बिल्कुल। मैंने वो वाला एस्पेक्ट स्टूडेंट से ही फिर डिराइव किया था जी क्योंकि वेरी लो इन लाइफ था। तो उस पे एक तर्क, एक एस्पेक्ट मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जी 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 क्या हुआ है कि जैसे जब यूपीएससी में मल्टीपल फेलियर्स आने लगते हैं तो जो अप्रिसिएशन वाला पार्ट है वो घटने लगता है। जैसे अगर 100 लोगों का एक सर्कल है, फर्स्ट फेलियर 80, सेकंड फेलियर फिर 60 बचते हैं, फिर थर्ड फेलियर 20 बचते हैं। सो इवेंचुअली वो कम होने लगता है। तो हम लोगों को ना जो एस्पिरेंट्स होते हैं सो कॉल्ड, उनको अप्रिसिएशन की बहुत आदत नहीं होती। तो सोचिए देखो अपन ये एपिसोड आपके कोचिंग और IAS फाउंडिंग के ऊपर चालू करना था, लेकिन जो मेरा मैं आपको बोला ना कि मैं ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना थोड़ा इससे बड़ा खिलाफ से रहता हूँ
इसीलिए मैंने अभी तक वो कोई हार्ड टॉपिक को नहीं लिया। मेरा मानना रहता है ऐसे जैसे हंसते खेलते हमने चालू किया ना, हंसते खेलते ही जीवन जाना चाहिए और लाइफ में फेलियर को ऑलवेज हाँ फेलियर को ऑलवेज एंजॉय करना चाहिए। चलो हाँ। ठीक है, वहां से सीखना चाहिए, हाँ तो वही मजा आता है। लेकिन अब अपन थोड़े से जो है हटके टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, बिल्कुल। ये जो आपका जो फील्ड है ना, एक तो जो आपने आईएएस और साउथ गुजरात में आईएएस कोचिंग सेंटर खोलना है जहाँ पे मतलब आदमी ना, हर आदमी तो नौकरी करना ही नहीं चाहता। तो वो जब आप देखेंगे हार्डली लास्ट 2-3 साल में थोड़े बच्चे आने लगे हैं जी उसके पहले तो मैं जब 20 साल पहले मैं गुजरात में आया तो यहाँ पे आईएएस पीसीएस और ये वो, तो सोचे अरे यार दिमाग खराब है क्या, घर से जाके दूर नौकरी करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये बिजनेस करना है सराउंडिंग सूरत गुजरात। तो ये आया और मतलब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप, क्योंकि देखो आप तो एक स्टूडेंट रहे, फिर आपने यूपीएससी की तैयारी करी, तो सारे फेज से गुजरे और अब आप पढ़ाते हैं। जी तो आप बच्चों को बेसिक, पहले तो क्या है कि ये सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करते हैं, मतलब जैसे लोग जो बच्चे अब यूपीएससी के लिए एग्जाम देते हैं तो अलग अलग फील्ड के, जैसे इंजीनियरिंग के, कॉमर्स वाले हैं, तो इसमें सब्जेक्ट का कैसे सिलेक्शन करना पड़ता है, क्या रहता है इंटरेस्ट और किस तरह का मतलब पैटर्न क्या होता है? जैसे यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न में प्रीलिम्स होता है जी, पहला पड़ाव जिसे कहते हाँ हैं, मैं समझता हूँ। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और जी। फिर इंटरव्यू होता है। जी तो प्रीलिम्स में तो सर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ओके मतलब उंगली पर गिनाते हैं तो 8 से 9 सब्जेक्ट होते हैं। ओके और जो सब्जेक्ट का चुनाव है, जी जो आप कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन, जी, जिसको जी। हम लोग हमारी भाषा में ऑप्शनल कहते हैं, ऑप्शनल कर वो मेंस में उसका चुनाव होता है, ओके, वो प्रीलिम नहीं होता, प्रीलिम्स में नहीं होता है। ओके तो मेंस के ऑप्शनल में उन सब्जेक्ट्स का चुनाव करने के लिए अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया है। ओके। जो सबसे ऑब्वियस है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी, की जी। होती तो मेंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल है। जी जी कोई कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से है जी तो उनके लिए एक ऑप्शनल है। जी तो ऐसे करते करते ग्रेजुएशन के मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स तो ऑप्शनल का हिस्सा हैं। जी जी कुछ हमारे जैसे लोग हैं ओके जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद ज्योग्राफी को अपना स्पेशलाइजेशन चुना ओके है। ग्रेट तो वो सेकंड सेगमेंट होते हैं जिनको अपना कोर सब्जेक्ट थोड़े दिन बाद कम पसंद आने लगता है, जी तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का। और आई थिंक पीपल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोर्स, ये सारी चीजों के थ्रू गुजरते हैं तो फाइनली एक फनल हो जाता है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट में करना है। जब आपसे बात करना था तो मुझे भी थोड़ा कि इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैं कभी फ्रैंकली मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं किया, हाँ तो और मैं बच्चों को भी आनंद हो या मेरा उद्देश्य हो, मैं उनको कभी बोला मत रहो यार, हाँ ठीक है जहाँ जहाँ तक हो सके करो। तो मैं देखा कि करीब 180 सीटें ही हैं ओनली इंडिया में आईएएस के लिए। जैसे यूपीएससी का जो एग्जाम होता है जी उसमें लमसम 1000 सीटें होती है। नहीं, वो तो और देखिए 180 आईएएस आईपीएस हाँ। आईआरएस टोटल मिला के कुछ 1400 करीब सीटें वो टोटल है, 1000 है सर। 1000 के आसपास 1000 के आसपास होती है। 23 जी। सर्विसेज है। जी जी और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। आईएएस के लिए करीब 180 सीट होती है। ओ Yes. इतना बड़ा देश आईएएस और मैं वो भी दिख रहा था कि करीब 14, मतलब देखिए जनसंख्या भी बड़ी है। 2007 के आसपास जो है ना करीब 3-3.5 लाख थे, 2017 में करीब 10 लाख 9 लाख पहुंचे, आज की डेट में ना 14 लाख के आसपास बच्चे जो है एग्जाम देते हैं। हाँ और उसमें से 1400 ही बच्चे जो है मेंस के लिए जाते हैं। तो मतलब ये जो पीरियड इतना टफ होता है, तो मतलब हाउ टू मोटिवेट देमसेल्फ, क्योंकि बच्चों को भी देखिए 14 लाख एग्जाम देते हैं, मेंस में 1400 ही जाने हैं, और उसके बीच का जो पीरियड है, फिर इंटरव्यू में तो सैकड़ों में जाते हैं। तो उसमें कैसे उसमें क्या मतलब एक्चुअली उस डेटा में थोड़ा सा जी। एक एस्पेक्ट है। जी, जैसे जी। 12-14 लाख लोग जब फॉर्म भरते हैं जी जी सर, एग्जाम हॉल में 5-6 लाख लोग ही जाते हैं। हाँ नहीं, मैं जैसे 2024 की बात करूँ ना, तो करीब 2023 में 14 लाख लोगों में 5 लाख 10 लाख 92 हजार में से 5 लाख 90 हजार 6 लाख लोगों ने ही मतलब एग्जाम दिया था। हाँ तो भरते तो हैं लोग, लेकिन 50% के आसपास ही। हाँ अब 2024 में 14 लाख में से हाँ करीब 9 लाख या 10 लाख लोगों ने ही रिटन मतलब एग्जाम दिया। हाँ। तो मेंस एक्चुअली प्रीलिम के लिए सारे लोग जाते हैं। जी जी और मेंस करीब करीब 12 जी। से 15 हजार लोग मेंस देते हैं। जी 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 उसमें से करीब 2500 लोग इंटरव्यू देते हैं जी जी और 1000 लोग करीब क्वालिफाई होते हैं। ओ तो बट जैसे लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये डिफिकल्ट है, ओ माय गॉड, नंबर्स एंड एवरीथिंग। 140 करोड़ की आबादी है साहब,
मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी काम में उत्तीर्ण होना चाहते हैं जी जी तो इन नंबर्स के थ्रू कोई भी फील्ड हो उसमें गुजरना ही पड़ेगा. हाँ If you want to become probably the leading pioneer of textile in this city, 100%. so I think the number is same कि 14-15 लाख व्यापारियों में से आपको पहले 180 में आना पड़ेगा. तो जी. शोहरत के हिसाब से कोई भी फील्ड हो, कोई भी. तो क्या मतलब जैसे आप तो 6 साल एग्जाम भी दिए, तो बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं, मतलब कैसे मोटिवेट रखना, कितने घंटे पढ़ाई करना, किन चीजों को फोकस करना, उस दौरान जो है मतलब किन किन चीजों को थोड़ा साइड रखना, और क्या पैटर्न एक अपना है, मतलब कि एक बच्चा जो है आपकी कोचिंग में आया और खाली पढ़ाई के अलावा वो किन किन एक्सपेक्ट को ध्यान दे कि मतलब सक्सेसफुली वो 180 में से तो एक हो. वो इस क्वेश्चन को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ हाँ, सकते हैं. तोड़ के बताइए. हाँ, जैसे फोकस वाला एक पार्ट है. जी जी आपने कहा फोकस वाले पार्ट में जैसे आई थिंक मोबाइल का जो यूसेज है जी जी उसको अगर घटा के रखें तो बाय डिफॉल्ट, ये मेरा पर्सनल जी नहीं कि इस जनरेशन का फोकस बढ़ सकता है. बस बिकॉज अभी आज के दिन में उसकी हाँ, वजह से हाँ, जो फोकस बहुत- का लैग है वो उसी वजह से. बहुत बहुत ये पहला वाला पार्ट है. जैसे दूसरा पार्ट आता है कि इसको पास कैसे करें या जी. इसके पास सर क्या है ना, प्रीलिम्स का, मेंस का, इन सब चीजों का ना कोर्स और सिलेबस वगैरह काफी अच्छे से डिफाइंड है. जी प्रीलिम्स का फिर भी कम, बट मेंस का बहुत अच्छे से डिफाइंड है. तो अगर कोर्स को ध्यान से देखे आदमी और उसके हिसाब से किताबों का चुनाव ठीक करे तो मुझे लगता है कि एफर्ट घटता भी है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच लग सकता है इस एग्जाम में. 2. तीसरा, तो सर मोटिवेट कैसे करूं, हाँ, बस मेरे वो को जो बनना है. फेलियर के बाद मोटिवेट कैसे रहना है. फेलियर तो जो बाद में फेलियर तो आएगा. आएगी, क्योंकि देखो इतने बड़े देश में सिर्फ 180 आईएएस होना है या 1000 उस रैंक के लोगों का एक साल में सिलेक्शन होता है, तो ये तो मान के चलिए कि लकीस्ट 1000 पीपल होते हैं. और मैं ये नहीं कहूँ कि वो ब्रिलियंट ही होते हैं 1000, लेकिन बट लकीस्ट भी होते हैं 1000. तो 2 3 4 5 6 8 अटेम्प्ट जो भी मतलब मिनिमम मैक्सिमम होता है, उस दौरान अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सबसे बेसिक क्या होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल देखो ना आप मैं प्रोसेस हाँ. मेरे हिसाब से कि भाई जैसे मैं मोटिवेशन एक्चुअली आजकल बहुत सब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव है. है. ऑलवेज रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड. ऑलवेज कि जब आप पहली बार आए थे तब आपने कहा था कि हमको आईएएस बनना है सर, तो उसको ना भूले अगर कोई, जी तो आई थिंक ऑटो मोटिवेशन रहता है. ये पहला पार्ट है मेरे हिसाब से. दूसरा, गोल से ज्यादा अगर प्रोसेस पे आदमी फोकस करने लग जाए हाँ 100%. तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन का इंजेक्शन ये लगा रहता है. आईएएस बनना, आईएएस बनना, आईएएस बनना है से ज्यादा अच्छा अगर आदमी सोचे कि आज ये वाला किताब पढ़ के खत्म करना है, कल ये वाला पार्ट खत्म करना है, परसों ये वाला खत्म करना है. मैं भी प्रोसेस का बड़ा बिलीवर हूँ. मैं कभी भी ना जो है हमेशा रिजल्ट के ध्यान नहीं देता. रिजल्ट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोसेस. ऑसम, वाओ. तो आप चीजों को सिंप्लीफाई करिए और उस प्रोसेस को फॉलो करिए. फॉरगेट अबाउट द फेलियर. राइट. 100% सक्सेस आपके साथ होने वाली. बिल्कुल. मैं तो मेरी टीम होती है ना, जब मैं भी मेरे जहाँ आदमी अपॉइंट करता हूँ तो उनको बोल के अपॉइंट करता हूँ कि भाई देखो, शॉर्ट टर्म काम करना है तो मेरे साथ नहीं जुड़ना, लॉन्ग टर्म काम करना है तो जुड़ो. और लॉन्ग टर्म काम जब करते हैं ना तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जो काम करना है उसको आज ही खत्म करना है, कल पे नहीं डालना. मैं कभी भी, मेरी एक आदत है, मैं घोड़े पालने का शौकीन हूँ, गधे नहीं पालता. हाँ. मुझे आदमी ज्यादा पे देख के देखना हो अच्छा. मैं बहुत सारी चीजें, मैं तो इवन हम तो टेक्सटाइल में है, लेकिन क्योंकि आर्मी से रहे ना बैकग्राउंड, तो एक डिसिप्लिन और प्रिंसिपल पे काम करने की आदत रही है, तो मैं इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. इवन मार्केटिंग में भी मेरे यहाँ, आप कभी आइए मेरे ऑफिस, और यहाँ से निकलने के बाद एपिसोड के बाद जो है ना मार्केट में कभी फिलेटेक्स हमारी टीम के बारे में पता करिए. पीपल विल अप्रिशिएट आवर टीम. हम आज उस माहौल में काम करते हैं जहाँ पे कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के साथ मतलब सेम प्रोडक्ट बनाते हैं और सेम करते हैं. राइट. इन स्पाइट ऑफ ऑल दोस थिंग्स हम सक्सेसफुली बेचते हैं, सक्सेसफुली पैसे लाते हैं, सब कुछ करते हैं. वाओ. तो वो सेम चीज मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ. मैं वापस बैक टू उसी क्वेश्चन पे आता हूँ. तो मोटिवेशन जो होता है खुद में तो रखना ही पड़ता है, उसमें फैमिली का भी क्या रोल होता है. बहुत महत्व का रोल है. जी. बहुत महत्व का रोल इसीलिए है बिकॉज जर्नी थोड़ी लंबी है.
जी जर्नी में फेलियर के चांसेस डिसेंटली हाई है। जी और आज के दिन में फैमिली इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सोशल सपोर्ट के साथ अगर खड़ा रहते हैं जी तो वो एक मोटिवेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग बनता है जी कि भाई अरे तुम फेल हो गए, अरे तुम IAS वाईएस नहीं बन सकते, और उसी दौरान अगर लोग बोलते हैं कि मेरा बाप खड़ा है, तो देन पीपल डोंट केयर। Yes, इट्स लाइक कि हाँ तो ठीक है, हमारे पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है So, सर। मैं तो family ना plays a very very मैं important role आपको in the बोला ना process. बीच में कि हम लोग तो यूपी बिहार से आते हैं, वहाँ पे IAS PCS का एक नशा होता है। बट मैंने गुजरात में एक चीज देखी, मैं डील करता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने MBBS MD करने के बाद धागा बेचते हैं। मैंने बोला क्या है ये? बोले पापा को ये था कि MBBS बनना है, मुझे ये बनना धागा बेचना है। तो मैंने उनका शौक भी पूरा किया, मेरा भी करता हूँ। राइट। तो वो चीज है। तो आप जो ये IAS की कोचिंग चलाते हैं, कब स्टार्ट करी थी आप? सर मुझे सूरत में पढ़ाते हुए आज अभी मार्च 2025 है, तो मुझे सूरत में पढ़ाते हुए 9 साल हो गए करीब। ये सेम मतलब IAS UPSC के बच्चों को ही पढ़ा रहा जी, हूँ। जी। और अपनी कोचिंग बुबनाज IAS स्टार्ट किए हुए मुझे 5 साल हो गए। 5 साल। तो इस 5 साल में कोई उपलब्धि? हाँ सर, उपलब्धियां जी, है। जी। जैसे एक स्टूडेंट IAS बनी है, अरे वाह, एक great। IPS है, अरे वाह, एक स्टूडेंट को मैंने असिस्ट किया है IRS बनने में। अरे वाह। और जैसे PCS आप बता रहे हैं, वैसे जी, जी। GPSC का एग्जाम होता है, हाँ तो उसके थ्रू डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट हाँ, टैक्स वगैरह बनते हैं, yes, yes, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। जी, हमारे जी। कुछ स्टूडेंट्स अरे वाह, अभी दे आर आल्सो करेंटली सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अरे द great। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। अरे वेरी गुड। इट्स बीन अ स्लो जर्नी हियर इन नहीं सूरत, नहीं, बट देखिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस यार। थैंक यू। ऑलवेज क्या मैं पहले ही बोला कि देखिए क्या है, लाइफ में शॉर्टकट किसी चीज का होता नहीं है, हाँ। ठीक है। शॉर्टकट में आप कोई चीज मोमेंटली पा सकते हो, लॉन्ग टर्म पे Right। सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती उसकी। वेरी ट्रू। तो दूसरा चीज ना, जब आप ये IAS अभी जैसे आप साउथ गुजरात में IAS के खड़ा, तो कैसा रिस्पांस है अभी बच्चों का? अभी आते हैं बच्चे अभी? रिस्पॉन्स अच्छा है, जी बच्चे आते हैं। जब एक क्वेश्चन आपने अभी कुछ देर पहले पूछा नहीं, था मैं कि वो आऊंगा बैक टू उसमें। कि हाउ आई स्टार्टेड इन साउथ गुजरात। सर देयर वाज नो प्लान एज सच, Yes, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम एन एक्सीडेंटल टीचर, जैसा मैंने बोला। और उसके बाद अपनी कोचिंग स्टार्ट करना, वो आई थिंक ऑब्वियस हो गया था कि अभी भाई स्टार्ट हाँ, कर लेते yes, कर दी तो करने। और फिर मैं ना एक्सीडेंटल टीचर से एक पैशनेट टीचर बनने लगा। शायद 2 साल लगे मुझे मेरे हिसाब से इस बात को अपनाने में कि गॉड हैड ऑलरेडी डेस्टिन्ड दैट आई विल हैव टू टीच। द मोमेंट दैट स्ट्रक इन कि नहीं, अब से तो पढ़ाना ही है, तो मुझे लग रहा है कि फिर मैं पढ़ाने लगा, प्रोसेस पे ही फोकस करने लगा, तो धीरे धीरे बच्चे आने लगे। द रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी नाइस। देयर इज नो नंबर प्रॉब्लम or probably financial problems that we face as an institution or as a company, and the belief of the students, even if we see a plus or a minus in the numbers, in the number of admission, I think sir वो belief से काफी सारा चल जाता है। अरे ग्रेट। कि अगर कुछ बच्चे भी हैं जो बोलते हैं कि अरे सर अच्छा, पढ़ाओ, मैं चलिए अब आप, क्योंकि बैक टू आप पे भी आया, तो क्योंकि आपने भी जो है ना वो उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक आए, जी तो ये IAS बनना क्यों? मतलब देश की सेवा करने के लिए, एक स्टेटस सिंबल के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए? तो पैसा तो मुझे दिखता है कि है नहीं। तो मतलब क्या मोटो क्या होता है? मतलब IAS एक जो 4 महीने, मतलब क्या उसके पीछे का मोटिवेशन? बच्चा अगर यहाँ कोई बैठा जी, होता है जी, जी। तो उनके और भी बहुत सारे रीजंस हो नहीं, सकते हैं। वो हो सकता है, क्योंकि आप भी 6 साल आपने तैयारी करी उसकी सिर्फ जो। सो आई थिंक अगर आज इस एपिसोड को कोई बच्चा देख रहा है, तो मैं तो उससे कहता हूं कि 3-4 रीजन होने ही नहीं चाहिए। पहले तो कि सर इसमें ना जॉब सिक्योरिटी होती है, कि सर इसमें ना पावर मिलता है, सर इसमें ना रुतबा बहुत है। आई डोंट थिंक दीज शुड बी द रीजंस टू बिकम एन IAS। इन माय पर्सनल ओपिनियन, इम्पैक्ट, the number of lives that as a human being that you can impact in a day, in an hour, in a minute is unmatched। अगर आज सूरत की बात करें, 80 लाख की करीब आबादी है और इस शहर का एक ही कलेक्टर है, एक ही कलेक्टर। क्योंकि किसी भी शहर का एक ही कलेक्टर होता है।
80 लाख लोगों को वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार का अच्छा बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, दैट शुड बी वन रीजन। आई मेट अ पेरेंट वन डे, तो उन्होंने भी मुझे एक अच्छा रीजन बताया था जिसको मैं इलैबोरेट करता हूँ। ये करियर भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्पैक्ट ही करना है। इस करियर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप एक आईएएस बन जाते हैं तो आपका पिछला जनरेशन और आपका अगला जनरेशन, एक ही शायद हिंदुस्तान में एक ही ऐसा करियर है जिसे मैं जानता हूं जिसके बन जाने के बाद 3 पुश्ते, 3 पिछला और अगला जनरेशन बहुत ही स्टेबल लाइफ जीती है। नहीं, हाउ इट कैन बी अ स्टेबल लाइफ ऑफ आईएएस। मैं देखिए मैं बड़ा थोड़ा मैं ना इस पे बिलीव नहीं करता। मैं इस पॉइंट पे देखिए, स्टेबल लाइफ कैसे मिलती है? स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, सिर्फ नाम से तो स्टेबिलिटी नहीं आती। जैसे आज मान लीजिए मैं आईएएस हो गया, ठीक है, तो आईएएस बनने से मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ, मुझे नोबेल प्राइज मिले या मुझे अवार्ड मिले, मैं लोग मेरे को सदियों तक याद करें कि यार जेपी सिंह यहाँ के आईएएस थे, कलेक्टर थे, और उन्होंने इतने सारे परिवर्तन लाए कि लोगों की लाइफ को लार्ज एस्पेक्ट तक चेंज किया। हाँ, चलो उस एक्सपर्ट को हटा दो, तो फाइनेंशियल तो है नहीं। आज जो है एक आईएएस को 1.5 लाख रुपए से लेके, जब वो 30 साल की सर्विस करता है, रिटायर्ड होता है, सेक्रेटरी लेवल का 3.5 पौने 4 लाख रुपए मिलता है। आज के युग में एक आईआईटी का बंदा, मेरे बच्चे, मतलब मेरी छोटा भाई है ना, उसकी बेटी आईआईटी निकालने के बाद भी नहीं गई, क्योंकि उसका एक था कि मेरे को कॉमर्शियल में जाना, और एक अलग होता ना कि मेरे को ये सीईओ बनना, ये बनना, तो उसने अलग लाइन चूज करी। बट सी इज गेटिंग 4 लाख रुपीज, 25 ईयर ओल्ड है, उसकी दिखाती पापा देखो 2,91,000 रुपए टीडीएस काट के सैलरी आती है। हाँ। ठीक है, 25 ईयर ओल्ड एक बंदा पूरा, मतलब 14 लाख लोगों में से 180 में आता है, और वो 1.5 लाख रुपए पाता है, और रिटायर होता है तो 3-3.5 लाख रुपए पाता है। उसको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। पूरे आपने अभी बोला 83,05,000 समथिंग यहाँ की आबादी है सूरत की पूरी, रजिस्टर्ड जो ऑफिशियल होगी, बाकी अनऑफिशियल अलग। इतना बड़ा एक सूरत सिटी है, उसका पूरा कलेक्टर, उसको बड़ा सा बंगलो मिलता है, 4 नौकर मिलते हैं, उसको गाड़ियां मिलती हैं, 2-2, 15-20 पुलिस वाले स्क्वाड करते हैं, और उसके बाद अगर उसको 1.5 या 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है। आप आज नर्सरी का बच्चा जो पढ़ने जाता है ना, हम तो जब पढ़ते थे तो 2-5-10 हजार रुपए पढ़ते थे, 2,500 रुपए फीस लगती थी। प्राइमरी में पढ़ते थे तो 5 रुपए 10 रुपए। मुझे याद आता है कि मैं जब 5th में पढ़ता था ना, तो कुछ 1 या 2 रुपए फीस थी, और हमारे स्कूल के टीचर थे तो सब इकट्ठा, वो बोलते थे तू इकट्ठा कर ले, तो 10-15 रुपए तो हम लोग चॉकलेट खाए थे, आइसक्रीम खाते, बोला ठीक है मैं भर दूंगा। हाँ। तो वो टाइम था। और आज तो मैं एक दिन मैं यही पाल में किसी एक बच्चे को पूछा था कहाँ पढ़ने जाता है, ये ताप्ती वैली और सब बहुत सारे स्कूल है वहाँ पे डे बोर्डिंग के साथ में, वो 3री 4th 5वीं के बच्चे 4 लाख रुपए फीस है। आप जिसके छोटे बच्चे को 4 लाख रुपए की नर्सरी की फीस हो, इतने सारे महंगे शहर में रहना हो, और इतने बड़े 83 लाख लोगों का पास हो, और 1.5 लाख रुपए सैलरी हो, तो आप बोल रहे हैं कि उसका 2 जनरेशन कैसे चल सकता? फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ से आई? इट्स सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली बात करें तो सर ऐसा है कि जैसे 1.5 लाख रुपए जब पगार मिलती है, उसके अलावा ये जो आपने बोला बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर वगैरह, ये सारी चीजें मिलाकर, फोन का बिल वगैरह, हेल्थ की फैसिलिटीज को लेकर सरकार खर्च उठाती है। तो सर 4 लाख भी उठा लेना, तो आज आप 4 लाख आप भी पढ़ाते हो, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का अच्छी सैलरी पाता हूँ, बट खर्चे आप अगर देखने जाओ ना तो कैसे चलता है। देखिए, मैं इस एपिसोड के थ्रू, मेरा बहुत दिन से था, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, और मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, बट ना मैं अपील करना चाहता हूँ, मतलब अगर मेरा मैसेज है मोदी जी तक जाता हो या किसी तक भी जाता हो, कि अगर आप ना करप्शन हटाओ या चीजों को खत्म करो, और लोगों को आदर्श के ऊपर काम करो, या सोशली ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं ना, तो आप पहले ना यहाँ पे आके ग्राउंड रियलिटी को देखो। आज जो आदमी 83 लाख लोगों का बॉस होगा, उसकी सैलरी 10 लाख रुपए होनी चाहिए।
तो सर मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपए दो, मतलब मिनिमम 5 लाख रुपीस, ठीक है, और प्लस बढ़ती जानी चाहिए, तो जाके करप्शन हटेगा। अगर कोई आदमी ने जिस दिन किसी भी मजबूरी में, किसी भी मतलब चाहते हुए या अनचाहते हुए भी 50 हजार का लिफाफा एक्सेप्ट करेगा तो 50 करोड़ का लिफाफा एक्सेप्ट करेगा। आप उसके करप्शन को नहीं रोक सकते। तो पहले तो उसको इतना दीजिए ना कि वो गलत रास्ते पे सोचना बंद करे। ठीक बात है। तो मैं तो मतलब, आप भी आईएएस पढ़ाते हो लोगों को, आप भी सरकार को लोगों को पीआई डालो कि यार आईएएस की तनख्वाह तो बढ़ाओ यार। देखो, समाज में बैठे हुए जो हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए ये लोग हैं, यही समाज को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। आज आप देखोगे ना, सरकार आती रहती है जाती रहती है, तो जो बड़े अधिकारी लेवल के लोग हैं, जो बड़े सरकार हैं, जो सरकारों की की होते हैं, उनको अगर आपको देना ही है, आप उनको दो ना, जो जितना देना है इतना दे दो कि साला वो सोचे ही नहीं कि दूसरा कुछ चाहिए। हाँ। फिर क्या होगा कि फिर और लोग आईएएस बनने के लिए जाएंगे, और लोग तैयारी करेंगे, और उसमें क्या होगा कि देखो, ये बहुत कहना आसान है सर, क्या नाम है ना कि आज बच्चा उसका जाएगा और वो भी बोलेगा एप्पल का फोन लाओ तो 1.5 लाख का फोन आता है। हाँ। और 1.5 लाख तनख्वाह बीजी, तो बाप या तो किसी को फोन करके बोलेगा तू 1.5 लाख का फोन दे दे, या फिर वो 1.5 लाख का खरीदेगा तो 10 महीने सोचेगा। तो आप वो प्रैक्टिकल है सर। तो मैं यही पूछ रहा था कि मतलब आप बोले थे कि 2 पीढ़ी कैसे 2 पीढ़ी सिक्योर हो सकती उसमें है? एक्चुअली क्या है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, जी तो गवर्नमेंट की तरफ से पेरेंटल हेल्थ का, जी उन सब चीजों का भी काफी ध्यान रखा जाता है। और उनके हेल्थ के अलावा बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जी जो वो अपने बच्चे के साथ, अगर बच्चा कलेक्टर है तो रहकर पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद वाला जो जनरेशन है जिसको मैं बोल नहीं, रहा था, आप कहना stable, चाहते हैं कि मतलब अगर मैं आईएएस हो गया तो मेरे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता? जैसे सूरत की ही अगर बात करें जी तो मुझे नहीं पता। फ्री एडुकेशन नहीं मिलता है, जी बट जैसे यहाँ पर जेएच अंबानी एक अच्छी स्कूल में आती है, हाँ, जेएच अंबानी रिलायंस हाँ रिलायंस की, फाउंडेशन, तो उनकी फी कम है, तो उसमें वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चों को, ये वाले स्पेशली ट्रांसफरेबल जॉब वाले ऑफिसर्स के बच्चों को सर फिर वो मैं देखो, प्रावधान देते हैं। व्हाई आई नीड एप्लीकेशन। रिलायंस फाउंडेशन हो जाए, फिलाटेक्स फाउंडेशन हो जाए, अंबानी फाउंडेशन हो जाए, अदानी फाउंडेशन हो जाए, एनीबडी हु फैसिलिटेट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स चिल्ड्रंस, उसमें अपना स्वार्थ होता है। मैं क्यों अपने बच्चे को दया का पात्र बनाना? हाँ समझ गया मैं व्हाई शुड नॉट, मैं तो कहीं भेजना वहां भेजू ना, मैं अंबानी में क्यों भेजना? हाँ, नहीं, देन आई एग्री विद इट, विद व्हाट यू सेड कि 10 लाख रुपए पगार कर देनी चाहिए। नहीं लगता आपको? मतलब आप सोचो ना यार, मैं देखो एक बात बताओ, आज यहाँ सूरत में बहुत सारे लोग हैं, आप मैं तो टेक्सटाइल में भी देखता हूँ, करोड़ों रुपए की सैलरी पाते हैं, राइट। मतलब 2.5 करोड़ हमारी लाइनों में, हमारे हाँ, लाइन हाँ, में मेरी लेवल के लोग हैं, दूसरी कंपनी में हमारे यहाँ तो नहीं मिलती सैलरी उतनी, फिर भी जो ना वहाँ पे 2.5 सीआर के पैकेजेस हैं। तो अगर एक आदमी एक कंपनी में जॉब करके, एक मल्टीनेशनल में, आप फॉरेन में देखोगे तो 900 करोड़ 500 करोड़ पाते, मैं उनकी बात नहीं करता, हाँ, जो आज गूगल और उनकी बात छोड़ दीजिए आप। तो अगर आप गूगल की और इनकी बड़ी कंपनियों की अगर छोड़ भी देते हैं, अपने यहाँ के लोग ही जाके वहाँ पे बड़े बड़े बॉस हैं, तो जहाँ पे कि 100 ऑफ करोड़ मिलते हैं पैकेजेस, तो उसके सामने जब हम देखो, या तो आप उसको ना फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रखो उतनी, आप एक 180 आईएएस या 1000 उस लेवल के आईएएस लेवल के लोग, और फिर उनको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख देते हो, तो इतना रिक्वायर्ड कि रिफॉर्म होना चाहिए। हाँ आई एग्री, रिफॉर्म होना ही चाहिए भाई। मोर देन आई आस्किंग द गवर्नमेंट कि भाई पगार बढ़ाइए से ज्यादा, जैसे आई एम श्योर सरकार सोचती होगी, और ये जितने भी लोगों की आप बात कर रहे हैं कि पगार कम मिलती है, वो खुद सरकार का हिस्सा है, तो पगार बढ़ाने का जो प्रोसीजर है वो उस चीज को जानते समझते भी होंगे। बट आई थिंक टैक्सेशन चैलेंजेस होंगे और भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जिस वजह से ये नहीं बढ़ रहा होगा। और टैक्स तो काट के सैलरी मिलता है। नहीं, जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं या जो जीएसटी का पैसा आता है, जो सरकारी खजाना का हिस्सा बनता है, तभी वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा हाँ।
ऐसा वाला इशू है सर। आज भी 7% लोग ही इनकम टैक्स टैक्स भरते हैं। हमारे भरते। आप जैसे हमारे लिए नौकरी वालों का ही पैसा कटता है खाली, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होता, काट के सैलरी आती है 31.2%। तो मैं तो एक दिन मोदी जी को ट्वीट किया था कि जो सैलरी क्लास पीपुल है ना, उनको गवर्नमेंट को स्पेशल टेक केयर करना चाहिए। वी आर नॉट ओनली पेइंग 31.2, हम 60 से 62% टैक्स भरते हैं। हाँ हम हर चीज पे जीएसटी देते हैं, हाँ हर चीज पे टैक्स भरते हैं और 31.2% काट के सैलरी लेते हैं। तो वो 62% टैक्स भर के अगर मैं आज 58-60 साल में रिटायर हो जाऊं, गवर्नमेंट पूछे भी नहीं हुई जेपी सिंह, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट में भी नहीं आते, प्राइवेट में आते हैं। वो तो बात सही है सर, क्योंकि 6% लोग या 7% लोग इंडिया जी। में टैक्स पे करते हैं। जी तो जो अमाउंट जुट के तैयार होता है इस देश को चलाने के लिए, हाँ, इनकम टैक्स उतने ही लोग भरते हैं बस। तो इसीलिए वो अमाउंट कम है। तो उस अमाउंट में मेरे हिसाब से प्रोपोर्शनलिटली फिर कलेक्टर साहब को पगार दी जाती होगी। अगर ये 7% की जगह 70% हो जाए तो कलेक्टर साहब को 10 लाख रुपए की पगार हो सकती है। तो आप कुछ चीजें जो मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब अदर देन आईएएस, मतलब आईएएस तो ठीक है, ये बच्चे जो ना आजकल मैं देखता हूँ कि डिप्रेशन के लिए सुसाइड कर लेते हैं, एक हाँ। कर लेते हैं। उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए भी कुछ दो शब्द आप कहना चाहते हैं तो? राइट। जैसे ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, जैसे टू द स्टूडेंट्स आई टेल देम, बिकॉज इट जैसे ये होता क्यों है, पहले तो इसका एक मूल एस्पेक्ट है जी इसका। आई हैवंट बीन थ्रू इट, आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि इस वजह से होता होगा कि वो एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरना, वो आई थिंक उस चीज को क्रिएट करता होगा। जी तो अगेन मैं तो प्रोसेस का बिलीवर हूँ। हम लोग फिलोसफिकली ये बात करते हैं कि भाई मैं डिओन्टोलॉजिस्ट हूँ, टेलियोलॉजिस्ट नहीं। तो प्रोसेस पे अगर फोकस रखे तो कि भाई ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, नहीं होगा अगली बार हो जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इफ यू कीप टेलिंग योरसेल्फ तो आई थिंक वो डिप्रेशन वाला लूप नहीं आता। एंड अगेन टू द पेरेंट्स आल्सो, एक्सपेक्टेशन कम रखिए, रिलैक्स, आपका बच्चा है, उसका होना जरूरी है। मैं छोटी उसका सी आईएएस होना जरूरी है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, उसका होना जरूरी है। एक बार छोटी सी स्टोरी आपको बोलता हूँ। जी जी प्लीज। मैं यहाँ ही एक सेंट जेवियर स्कूल अपना सूरत गया था, फादर का नाम मुझे याद नहीं आता, करीब 18 years बैक, शायद युद्धेश का पेरेंट्स मीट होगा, तब गया था। उन्होंने एक जो लाइन बोली थी ना, मैं हर लोगों को बोलता हूँ कि हर पेरेंट्स के लिए बोलता हूँ कि दे शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स। उन्होंने क्या बोला कि जो आज जो समय आ गया ना, लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन 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 में इतने पागल हो गए। उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई कि दो बच्चे थे, मार्कशीट लेकर के घर गए और बिल्डिंग में अपने बच्चे कैंपस में रहते हैं, दोनों बच्चे बाजू बाजू में रहते थे। मम्मी ने रिजल्ट उठाया, देखा एक के बच्चे को 95 था, दूसरे को 85 था। 85 वाले को देखते मम्मी ने थप्पड़ लगाया, बोले क्या है, देख उसको 95 आते हैं, तेरे को 85 आते हैं। तो उन्होंने बोला देखो ये चीज गलत है, व्हाट वी आर मेकिंग। उन्होंने एक लाइन बोली थी, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, द नीड ऑफ टाइम इज टू इन्वेस्ट इन योर बॉयज, नॉट ऑन योर बॉयज। वाओ। Or what we are making our boys to omit the marks. That is not need of the society. Need of the society is उनको आदर्श दीजिए, संस्कार दीजिए उनको। वो घर में बैठा है, टीवी देख रहा है, बाहर से कोई आता है, वो खड़े होकर अंकल को नमस्ते करे, बोले अंकल आइए बैठिए, मम्मी पापा को बुला के लाए, अंकल आए। वेरी ट्रू। वो बैठे बैठे हाथ पैर पे पैर रखे ऐसे टीवी देखते हैं, बोले अंकल आइए बैठिए। तो आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। वेरी ट्रू। और मार्क्स कभी भी लाइफ में सक्सेस की गारंटी नहीं है। नहीं नहीं सर। आप कम मार्क्स पाके भी बहुत बड़े हो सकते हैं। आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, तो अपने बच्चे को ऐसा देखना नहीं, ऐसा देखना सिखाइए। हाँ हाँ। समाज में उसको टफ बनाइए, सिचुएशन के साथ हैंडल करना सिखाइए, फेलियर को एंजॉय करना सिखाइए। बोले देख पैसा सब कुछ नहीं है, सक्सेस सब कुछ नहीं है, आज ही एक दिन में कुछ नहीं मिलती। और स्टोरीज तो भरी पड़ी इंडिया में अपने। हाँ हाँ बहुत बहुत, बहुत। एक भी आदमी इंडिया का बता दो, चाहे अंबानी जी जैसा हो या अदानी हो या XYZ हो, जिसने की जो है फर्स्ट डे में सक्सेस पाली हो। नहीं नहीं सर, और सक्सेस की सबसे यूनिक बात ही यही है दैट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो समय को जो है ना, सबको बोलते हैं ना कि घड़ी की तरह बनी है। घड़ी क्या करता है मालूम है,
ये नहीं देखता कि घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, वो चलते रहता है। हाँ तो ऑलवेज बी ए लाइक अ वॉच, राइट, चलते रहो। चलते रहो। और सक्सेस जो है ना, जो खुशी मिलती है ना, वो सफलता से नहीं मिलती है, खुश रहने से सफलता मिलती है। वाओ, तो बी हैप्पी। वेरी ट्रू। तो मैं तो, आप आए, बहुत मजा आया। और आप बच्चों को पढ़ाइए अच्छे से, बहुत अच्छे आईएएस बनाइए, अच्छे आदर्श दीजिए, और इसी तरह हमारा समाज बढ़ते रहे और लोग अच्छे आईएएस बने, समाज को चेंज करें। और देखो, एजुकेशन तो मस्ट है, और खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को। जय हिंद, जय भारत। जय। थैंक यू सर। वेलकम।